नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों वडोदरा के मातृ हॉस्पिटल के कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज हम लोग प्रेगनेंसी में करने वाली सोनोग्राफी के बारे में बात करेंगे। 3 सीरीज के वीडियो में पहले वीडियो में हम लोग एंटी स्कैन के बारे में बात करेंगे। एंटी स्कैन की ज़रूरत क्यों होती है, एंटी स्कैन क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे हैं, अगर एंटी स्कैन में कुछ प्रॉब्लम आए तो हम लोग आगे क्या टेस्ट करते हैं, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट एक डबल मार्कर टेस्ट और NIPT के बारे में भी बात करेंगे। सपना, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये एंटी स्कैन माने क्या होता है। जी, तो हम लोग जैसा एंटी स्कैन क्या होता है, तो एंटी स्कैन को न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी स्कैन के नाम से जाना जाता है। ये एक सोनोग्राफी है जो प्रेग्नेंट महिला की पहले ट्राइमेस्टर में करी जाती है और मोस्टली ये 11 वीक्स टू 13 वीक्स 6 डेज के बीच में करी जाती है। और ये काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटीज़, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को जल्दी अर्ली डिटेक्ट करने के पर्पज से करी जाती है। तो ये जिन लोगों को न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी का मतलब नहीं पता है उन लोगों को आप बताएं कि न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी होता क्या है। जी, तो ये जो सोनोग्राफी है, ये इस सोनोग्राफी में हम लोग जो डेवलपिंग बेबी है, फीटस है, उसकी गर्दन के पीछे एक फ्लूइड कलेक्शन होता है, उसकी थिकनेस को मेजर करा जाता है। सोनोग्राफी में जब हम स्कैन में हम बच्चे को देखते हैं तो यहाँ पे गर्दन के पीछे एक फ्लूइड कलेक्शन है, उसकी थिकनेस को मेजर करते हैं और उससे हम बहुत सारी चीज़ें एस्टिमेट कर पाते हैं। ख़ास तौर से जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, ट्राइसोमी 21 सबसे मोस्ट कॉमन, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 एंड ट्राइसोमी 13। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है। और ट्राइसोमी का मतलब ही यही होता है कि वो नंबर का क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वहाँ पे है। तो ये बताओ कि ये न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी स्कैन जो आपने बोला, एंटी स्कैन जो हम लोग बोलते हैं, कितने वीक्स पे करते हैं? हम लोग महीने में बात नहीं करेंगे, एग्जैक्ट कितने वीक्स पे प्रेगनेंसी पे हम लोग करते हैं? आम दर्शकों की जानकारी के लिए जब उनका 3रा महीना कंप्लीट होने वाला है तब करते हैं। और हमारे लिए ये 11 वीक्स टू 13 वीक्स 6 डेज जो हम फीटल मेडिसिन फाउंडेशन के हिसाब से ये निर्धारित करी हुई है। इस समय ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की जो क्राउन रम्प लेंथ होती है, ये बच्चे का क्राउन मतलब माथा, रम्प मतलब लोअर पार्ट, इसकी जो लेंथ होती है उसके 45 मिलीमीटर से 85 मिलीमीटर के बीच में हम ये करते हैं। क्योंकि उस समय जो हमको पैरामीटर्स चेक करने हैं, जैसे नेज़ल बोन चेक करना है, न्यूक्ल थिकनेस मेजर करनी है, वो बिल्कुल उस में हम करेक्टली उसको मेजर कर पाते हैं। तो ये एंटी स्कैन में हम लोग 5 मेन क्या क्या चीज़ें देखते हैं? आपने 2 चीज़ें बताई, न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी और नेजल बोन। जी, इसके अलावा 2-3 पैरामीटर्स और जो क्या इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग? एंटी स्कैन में अभी हमने जैसे बोला कि गर्दन के पीछे थिकनेस, इसके साथ बच्चे की नाक की जो हड्डी है खास तौर से, वो हम बहुत क्लियरली देख पाते हैं। तीसरी चीज़ होती है एक हमारे कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में जो मार्कर्स होते हैं हमारे, एक डक्टस वेनोसस फ्लो होता है, ये एक वेसल होती है बॉडी में, उसके फ्लो को हम चेक करते हैं। एक ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन करके हम बात करते हैं, उसके फ्लो को हम चेक करते हैं। ये जो पैरामीटर्स है, बच्चे में कोई कार्डियक, हार्ट से रिलेटेड कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, वो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा और कुछ देखते हैं हम लोग? इसके अलावा ये इस स्कैन में इस समय ये जो सोनोग्राफी होती है, हम बच्चे का माथे की हड्डी, बच्चे का स्पाइन, जो स्पाइनल जैसे कई बार न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं उनको रूल आउट कर पाते हैं। प्लस आज के ज़माने में सोनोग्राफी इतनी अच्छी हो गई है कि हम डिटेल में काफ़ी कुछ देख पाते हैं। खासतौर से बच्चे का जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसके जो 4 लिम्स है, हमारे अपर लिम और लोअर लिम की हड्डियों को हम चेक कर पाते हैं, उसके हैंड और फीट देख पाते हैं, स्टमक और ब्लैडर को भी अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हम इस सोनोग्राफी में चेक कर पाते हैं। आज से लगभग 5 से 10 साल पहले तक हम लोग एंटी स्कैन नहीं करवाते थे रूटीनली। 5वें महीने की लगभग 18-19 वीक्स पे हम लोग स्कैन करवाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में मशीन्स भी बहुत एडवांस हुई है और हमारी अल्ट्रासाउंड की नॉलेज भी बहुत एडवांस हुई है। इसलिए एक अच्छा फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट अगर एंटी स्कैन करे तो ऐसा बोलते हैं कि लगभग 99% प्रॉब्लम्स उसको एंटी स्कैन में पता चल जाती है, अगर होगी तो। अच्छा, ये बताओ कि ये एंटी स्कैन कौन कर सकता है? तुम और मैं कर सकते हैं? जी, एंटी स्कैन कोई भी एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट कर सकते हैं, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, उनका तो काम ही यही है। प्लस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स या ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट जिन्होंने इसके लिए स्पेशल सर्टिफाइड ट्रेनिंग ले रखी है, ऐसे कोर्सेज कर रखे हैं, वो भी कर सकते हैं। तो क्या ये एंटी स्कैन के लिए कोई पेशेंट के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत है? अगर हमने पेशेंट को बोला कि आपको एंटी स्कैन के लिए जाना है
तो उसकी तैयारी क्या करनी पड़ती है उसको? एंटी स्कैन एक साधारण सोनोग्राफी की तरह है। इसके लिए टाइमिंग हम उनको बताते हैं कि इतने वीक के बीच में करना है। क्योंकि ये बच्चे की सोनोग्राफी है तो एम्प्टी स्टमक जाना है ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा हम लोग उनको हल्का फुल्का नाश्ता करके ही बोलते हैं। और ये सोनोग्राफी कुछ डॉक्टर्स इसको मोस्टली ऊपर से करते हैं, पर एब्डोमेन ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी होती है। और कुछ पैरामीटर्स अगर हमको क्लैरिटी नहीं मिलती हैं तो कई बार ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करी जाती है। खास तौर से इस सोनोग्राफी में हम एक चीज़ और टेस्ट कर पाते हैं जिसको हम यूट्राइन आर्टरी पीआई बोलते हैं, जो मोस्टली डॉक्टर्स ट्रांस वेजाइनली प्रेफर करते हैं चेक करना। अमूमन जिन पेशेंट्स का वजन बहुत कम होता है, पतले पेशेंट्स, उनका ट्रांस एब्डोमिनल मतलब पेट के ऊपर से सोनोग्राफी हो सकती है क्योंकि उसमें बच्चा बहुत क्लियर दिखता है। लेकिन जिनके पेट की चर्बी ज़्यादा होती है, एब्डोमिनल वॉल ओबेसिटी होती है, तो उनमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से हमको ज़्यादा पता चलता है। तो ये एंटी स्कैन में कितना टाइम लगता है? एंटी स्कैन बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, 10 से 15 मिनट में फिनिश हो जाता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की पोजीशन, अगर हमको बच्चे की पोजीशन तुरंत मिलती है तो हम तुरंत स्कैन में सब कुछ देख पाते हैं। लेकिन कई बार बच्चा जैसे उल्टा है या वर्टिकल है, क्योंकि उसके पैरामीटर्स के हिसाब से हमको उसकी इमेजेस लेनी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की पोजीशन अगर प्रॉपर नहीं भी मिल पा रही है तो जो रेडियोलॉजिस्ट है या जो सोनोग्राफी कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो पेशेंट को थोड़ा वॉक करने का बोलते हैं, हल्का फुल्का खा के आने का बोलते हैं, कभी लेफ्ट लेटरल पोजीशन करते हैं। तो बच्चे की पोजीशन जितनी जल्दी मिलेगी, एंटी स्कैन एक शॉर्ट प्रोसीजर है, 10 to 15 मिनट्स में फिनिश हो जाता है। बच्चे की पोजीशन से मतलब है सपना का ऐसी पोजीशन होनी चाहिए बच्चे की सोनोग्राफी पे। अगर ये बच्चा ऐसा हो या फिर ऐसा हो तो वो हमको टिपिकल जो हमको सजेटल प्लेन में ये एंटी का जो वो चाहिए वो हमको नहीं मिलता है। इसलिए ये पोजीशन अगर मिल गई तो एक्सपर्ट के हाथ में 5, 7, 10 मिनट का ही काम है। क्योंकि बच्चा इस समय बहुत एक्टिव है, बहुत जल्दी मूव कर रहा है। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो एंटी स्कैन थोड़ा डिफिकल्ट स्कैन होता है, क्योंकि मूव करते हुए बच्चे को ऊपर स्कैन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वही है, इसमें बच्चे की पोजीशन के लिए ना तो डॉक्टर ना पेशेंट कोई कुछ नहीं कर सकता है। ओनली वी हैव टू वेट फॉर द प्रॉपर पोजीशन। इसकी रिपोर्ट तुरंत मिल जाती है, तुरंत रिपोर्टिंग हो जाती है, विद इन हाफ एन आवर उनको रिपोर्ट भी मिल जाती है। पेशेंट अपने हस्बैंड या रिलेटिव को ला सकता है एंटी स्कैन जी, के टाइम? नॉर्मली अभी तो हर जगह स्कैन्स के लिए हम लोग एक रिलेटिव को अलाउ करते हैं। और स्कैन में या कई बार उनके जो इमेजेस होती है, हमारा जो मॉनिटर होता है, कई बार वो बाहर दूसरे कैबिन में भी लगाया होता है जिससे वो क्लियरली देख पाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि इसमें पेशाब रोक के रखने की जरूरत होती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, अगर इस सोनोग्राफी के साथ हमको कुछ और भी हमको साथ में चेक करना है और ये डॉक्टर की प्रेफरेंस होती है, वो बताते हैं, गाइड करते हैं। अच्छा, ये बताओ, आपने न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी बताया, पहले ये बताओ कि न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी होता क्या है, नॉर्मली उसकी फिजियोलॉजी क्या है, कैसे बनती है, कब तक बढ़ती है और उसकी लिमिट्स क्या है? जी, अभी जैसे इस स्कैन को हम नॉर्मल सोनोग्राफी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी क्यों नहीं बोल रहे हैं और हम बार बार एंटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हम एंटी को देखना चाहते हैं। न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी, बच्चे के गर्दन के पीछे जो फ्लूइड कलेक्शन होता है उसको हम मेजर करना चाहते हैं। और ये जो कलेक्शन और ये जो थिकनेस है, ये हमको बहुत सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का ये एक सॉफ्ट मार्कर होता है जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कई बार ये जो कलेक्शन है, नॉर्मली ये कलेक्शन होता है जो धीरे धीरे रिजॉल्व होता जाता है, इसीलिए हमारे लिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर हम इस टाइम पीरियड से लेट हो जाते हैं तो हम उस कलेक्शन और उस थिकनेस को प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाते और बच्चे की पोजीशन वर्टिकल हो जाती है, इसलिए भी हम उसको मेजर नहीं कर पाते हैं। अब ये जो फ्लूइड कलेक्शन जो होता है, जो नॉर्मल होता है, अगर नॉर्मल से अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है तो कुछ प्रॉब्लम्स में हो सकता है। जैसे कई बार जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वीनस कंजेशन है, जैसे कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ में थोड़ा बढ़ा हुआ आता है, वीनस कंजेशन हो रहा है, लिम्फेटिक ड्रेनेज का इशू है तो उसमें ये बढ़ा हुआ आता है। कई बार फीटल अनीमियाज या हाइपोप्रोटीनीमियाज या फीटल इन्फेक्शंस में भी ये बढ़ा हुआ आता है। और ख़ास तौर से हमारा जो डाउन सिंड्रोम है, जो मोस्ट कॉमन हमारी ट्राइसोमी है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के तरह हम उसको समझ सकते हैं, उसमें इसकी जो थिकनेस है इंक्रीज आती है। और इतना सारा हम बात करें एंटी तो नॉर्मल एंटी क्या होता है? तो नॉर्मल एंटी क्या होता है कि हम उसको परसेंटाइल और CRL से रिलेट करते हैं। आम आदमी की भाषा में कोई भी वैल्यू जो अप टू 2.5 to 3 मिलीमीटर की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज़ मोस्टली नॉर्मल। बट एनीथिंग विच इज़ मोर देन 3.5 मिलीमीटर या कोई भी 99th परसेंटाइल से अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा है एंड इट इज़ हाई। क्या इसमें एंटी स्कैन में पेशेंट को पेन होता है, दर्द होता है? नहीं, पेन नहीं होगा। कोई भी सोनोग्राफी में पेन नहीं होता है। शॉर्ट प्रोसीजर और इस बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है।
क्या ये कंपलसरी है, सबको कराना चाहिए, सारी फीमेल्स को कराना चाहिए? ठीक है, पहले ट्राइमेस्टर के बाद बच्चे का ग्रोथ कितना हुआ है अच्छे से हम 12 to 13 वीक स्कैन में देख पाते हैं, क्योंकि उससे पहले अगर ये सोनोग्राफी करते हैं तो काफ़ी सारे जो फीटल पार्ट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो करने का कोई फ़ायदा नहीं। और जैसे अभी मैंने बताया कि अगर इसको 14, 15 या 16 वीक्स पे करा जाए तो हम जिस थिकनेस को एडिक्वेटली मेजर करने का हमारा जो था और हमारे जो फीटल माउडिस FMA प्रोटोकॉल्स है वो लिमिट उसकी क्रॉस हो जाती है, तो हम प्रॉपरली उसका रिस्क कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। बेसिकली ये जो स्कैन है इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग बोलते हैं, और इसको हम एक और टेस्ट के साथ जोड़ते हैं जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड स्क्रीनिंग बोलते हैं, जो नॉर्मली हम डबल मार्कर एक ब्लड टेस्ट के नाम से जानते हैं। और ये दोनों ही चीज़ें अगर साथ में क्लब करी जाए तो जो डेवलपिंग बेबी है, जो फीटस है, उसकी हम 95% हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब हमको कोई भी एबनॉर्मलिटी हम जो डिटेक्ट कर पा रहे हैं अप टू 95% हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। चलिए, आपने मेरे अगले क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया था। मैं ये पूछने वाला था कि डबल मार्कर क्या होता है। तो सपना, ये डबल मार्कर क्या होता है? क्या हम लोग इसको एंटी स्कैन के पहले कर सकते हैं? उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, और उसमें डबल मार्कर को एंटी स्कैन के साथ ही क्यों करते हैं हम लोग? जी, अभी सबसे पहले डबल मार्कर टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट। ब्लड में मदर का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे मदर का ब्लड टेस्ट हो रहा है, और उसमें हम 2 टाइप के हार्मोन्स को हम स्टडी कर रहे हैं। एक है फ्री बीटा एससीजी और दूसरा हार्मोन है पैप ए, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्रोटीन। तो ये हम दोनों हार्मोन्स को हम टेस्ट कर रहे हैं, और इस हार्मोन्स को टेस्ट करने के बाद हम उनको मॉम वैल्यूज में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ मीडियन, ये वैल्यूज हमको रिपोर्ट मिलती है। अब डबल मार्कर टेस्ट अकेले कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो एंटी स्कैन में जो पैरामीटर्स है, हमारी न्यूकल थिकनेस की मेजरमेंट, CRL की मेजरमेंट, BPD की मेजरमेंट्स, यूट्राइन आर्टरी PI का मेजरमेंट्स होते हैं, पेशेंट की एज, पेशेंट का हाइट, ब्लड प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं इनको, और साथ में हमारे दोनों हार्मोन के जो मॉम वैल्यूज़ है उनको हम एक कैलकुलेटर, एक सॉफ्टवेयर में डालकर हम एक रिस्क जनरेट करते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है उस बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का कितना परसेंटेज रिस्क है, और जिसको हम हाई रिस्क, लो रिस्क और इंटरमीडिएट रिस्क के नाम से हम रिपोर्ट में देते हैं। रिस्क का करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर से वो रिस्क कैलकुलेट करता है। वो रिस्क हमको ये बताता है, जैसा सपना ने बोला, लो रिस्क, हाई रिस्क और इंटरमीडिएट रिस्क। अगर उस रिस्क में पेशेंट का रिस्क ज़्यादा आता है तो फिर हम आगे कुछ एक्शन लेते हैं। तो ये डबल मार्कर मैंडेटरी कंपलसरी टेस्ट है या वॉलंटरी टेस्ट है? नहीं कराएं तो चलेगा? पिछले कुछ सालों में ये डबल मार्कर टेस्ट बहुत कॉमन हो गया है, एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट। अभी पहले ये सब हमारे पास अवेलेबल नहीं था, और बहुत सारे ऐसे बेबीज़ बाद में डिलीवरी के बाद हमको पता पड़ता था, जो डाउन सिंड्रोम बेबीज़ होते हैं वो टोटली नॉर्मल लुकिंग होते हैं और कोई मेजर उनमें एबनॉर्मलिटीज़ नहीं होती है, लेकिन बाद में उनमें डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, ओवरऑल उनका IQ लेवल कम होता है। इसलिए इस तरह के बच्चे पैदा ना हो, उसके लिए हमारे पास अब एक हथियार समझ लीजिए, एक स्क्रीनिंग टेस्ट समझ लीजिए, और जो हमको बिना कोई सुई चुभाए, मदर का हम कोई इन्वेजिव टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ब्लड और सोनोग्राफी के पैरामीटर से ही कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ अ वंडरफुल टेस्ट। हम एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन ट्रीटिंग स्पेशलिस्ट हम हमारे सारे प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट, पर हम किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते, उनको प्रोज एंड कॉन्स एक्सप्लेन करते हैं, और ये डिसीजन पेशेंट का होता है, उनके रिलेटिव्स का होता है कि उनको ये टेस्ट कराना है कि नहीं। डाउन सिंड्रोम के बच्चे को स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। डाउन सिंड्रोम का बच्चे का IQ लेवल बहुत कम होता है, उसका ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन कम होता है, और उसकी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, और उसके कारण पेरेंट्स की लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, स्पेशली मदर की। तो पिछले 10-12 पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो ऐसा बोलते थे कि खाली 30 साल से ऊपर की फीमेल को ही हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें एनिकुलाइड या ट्राइसोमी 21 का रिस्क ज़्यादा रहता है। लेकिन पिछले 8-10-15 सालों में ये रिस्क ओवरऑल सारे फीमेल्स पे बढ़ गया है, इसलिए अभी सारे फीमेल्स को हम लोग एडवाइस करते हैं और सारे फीमेल्स को कराना चाहिए। हालांकि ये रिस्क बहुत कम होता है, कुछ 100 में से कोई एक आध पेशेंट में ही हमको इस देखने को मिलता है, उससे भी कम में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये टेस्ट सबको डाउन सिंड्रोम और एंटी स्कैन के लिए डबल मार्कर और एंटी स्कैन सबको कराना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि एंटी स्कैन में क्या क्या तकलीफ आ सकती है?
एंटी स्कैन के रिजल्ट्स में क्या क्या तकलीफ आ सकती है। दूसरा, वो हमको क्या प्रिडिक्शन करके देता है अपार्ट फ्रॉम ये 3 क्रोमोसोमल एनोमलीज। राइट। और तीसरा, उसको जब हम लोग डबल मार्कर के रिस्क को कैलकुलेट करते हैं तो उसका पेशेंट को हम लोग रिस्क कैसे समझाएंगे, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क। पहले आप एंटी स्कैन की तकलीफों के बारे में बताएं। अभी हम लोग इतना एंटी स्कैन की बात कर रहे हैं तो हमने नॉर्मल बात करी, लेकिन क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है और क्यों एंटी स्कैन इतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात कि कई बार बच्चे का जो ब्रेन का मतलब स्कल का जो बोन्स है वो डेवलप नहीं होते और उसको मेडिकल लैंग्वेज में एक्रेनिया बोलते हैं या एनेनकेफेली बोलते हैं, और ऐसे फीटसेस सर्वाइव नहीं कर सकते और ऐसी मेजर एबनॉर्मलिटीज़ हम आराम से 12 to 13 वीक्स के स्कैन में डायग्नोज कर सकते हैं। कई बार ब्रेन में पानी भरा होता है जिनको वेंट्रिकुलोमेगाली या हाइड्रोकेफेलस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दूसरे नंबर पे एक मेजर एबनॉर्मलिटी देखने में आती है। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, हार्ट के कुछ मेजर डिफेक्ट्स है, उनमें एंटी की जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है क्योंकि हार्ट का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। हार्ट के 4 चैम्बर व्यू, चारों चैम्बर्स अच्छे से डेवलप हुए हैं कि नहीं, हार्ट के सारे वॉल्व्स डेवलप हुए हैं कि नहीं, जैसे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन से हम पता कर पाते हैं। क्योंकि इस तरह के बच्चों में अगर मेजर कार्डियक डिफेक्ट्स हैं तो वो आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है हमारा स्पाइन, बच्चे का जो स्पाइन है, खास तौर से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ओपन स्पाइना बाइफिडा, जो अलग से अगर कमर में कोई स्वेलिंग है, कुछ मेनिंजेस उसके बल्ज आउट कर रहे हैं, उसको हम रूल आउट कर पाते हैं। जैसे स्टमक की प्रेजेंस है कि नहीं। अगेन साइटस, हमारा हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, कोई एबनॉर्मल रोटेशन तो नहीं है बॉडी में, इसको हम रूल आउट कर पाते हैं। एब्डोमेन की कई सारी एबनॉर्मलिटीज है, लाइक एक्सॉम फ्लोज होता है, ब्लैडर एबनॉर्मलिटीज है, मेगासिस्टिस हो गई, और ख़ास तौर से हमारे शॉर्ट फीमर या हमारे 4 लिम्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, इस तरह की मेजर एबनॉर्मलिटीज को हम इस स्कैन के थ्रू डिटेक्ट कर पाते हैं। ये आपने कंजेनिटल एनोमलीज के बारे में बताया। करेक्ट। क्रोमोसोमल एनोमलीज के सॉफ्ट मार्कर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में कुछ बताएं। अभी जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की आप बात कर रहे हैं तो मैं छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेन दे दूँ कि हमारे एज अ एडल्ट में हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो मेल होता है और फीमेल होता है। तो मेल में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर मतलब 44, प्लस अगर मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम हुए टोटल 46 हो गए, और फीमेल्स में 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो हम ट्राइसोमी 21 मोस्ट कॉमन डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 बटाउ सिंड्रोम और ट्राइसोमी 13 हमारे जो एडवर्स सिंड्रोम होते हैं, इनमें क्या होता है, जो 13, 18 और 21 ये क्रोमोसोमल पोजीशन को बता रहा है, और उस पोजीशन पे एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम की जगह एक तीसरा क्रोमोसोम भी होता है, जिसके कारण ये एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो रही है, और इसको हम एक जेनेटिक सिंड्रोम के नाम से भी समझ सकते हैं। तो इनके सॉफ्ट मार्कर्स कैसे होंगे, उनका जो एंटी स्कैन है, एंटी थिकनेस है, मतलब जो न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, कई बार वो 6.5 मिलीमीटर तक भी होती है। दूसरी चीज़ है कि उनके है ना हार्ट में इंट्रा इकोजेनिक फोकाई भी होते हैं, ये सॉफ्ट मार्कर्स है, ये कोई कन्फर्मेटेड टेस्ट नहीं है। कई बार उनके बावल में इकोजेनिक फोकाई होते हैं, मेगासिस्टिस होती है, ब्लैडर बहुत बड़ा है, ब्लैडर का जो अप्रोप्रिएट डायमीटर्स होता है 7 मिलीमीटर, उससे वो बड़ा होता है। कई बार फीमर की लेंथ शॉर्ट फीमर होती है। कई बार हम पेट में से देखते हैं कि जहाँ से उनका कनेक्शन होता है, अपने जो कॉर्ड का कनेक्शन होता है, वहाँ से कुछ बल्ज आउट हो रहा होता है। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होता है कि हमारा जो स्टमक और लिवर है वो हार्ट के थोरैक्स में बल्ज आउट हो रहा है। तो ये सब उसके सॉफ्ट मार्कर्स हैं। इसके अलावा और नेजल बोन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बच्चे की नाक की हड्डी अगर डेवलप नहीं हो रही है या नाक की हड्डी हाइपोप्लास्टिक दिख रही है, मतलब वो प्रॉपरली हमको जिस तरह से उसकी इकोजेनिक शेडो हमको इकोजेनिक वो स्ट्रक्चर हमको सोनोग्राफी में दिखना चाहिए, अगर वो नहीं दिख रहा है, तो अगर नेजल बोन एब्सेंट होती है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, उसमें रिस्क ऑफ और या लाइक्लीहुड रेशियो ऑफ डाउन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा हमको यूट्राइन आर्टरी रेजिस्टेंस से क्या पता चलता है जो आगे की प्रेगनेंसी में हमको पेशेंट्स की काउंसलिंग के लिए? तो अभी तो हम लोगों ने सब बच्चे की बात करी, फीटल पैरामीटर्स की बात करी, बट ये जो स्कैन है इससे हम मैटरनल प्रोग्नोसिस भी हम पता कर सकते हैं। खास तौर से हमने जो बात करी थी कि वो नलिया यूट्राइन आर्टरीज का PI पल्सिटिलिटी इंडेक्स हम बोलते हैं, जो हम सोनोग्राफी से मेजर करते हैं, और वो नलिया वो ब्लड वेसल्स जो मदर की बच्चेदानी को ब्लड फ्लो सप्लाई कर रही है, तो उनका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर पाते हैं और हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि उनको आगे जाके प्रेगनेंसी में 3rd ट्राइमेस्टर में उनको ब्लड प्रेशर या प्री एक्लेम्सिया होने की रिस्क कितनी है, ये हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। प्लस प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क भी हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, और कोई फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन आगे जाके बच्चे को ओलिगोहाइड्रोमिनास पानी
होना, बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होना, ये तीनों ही चीज़ें हम प्रेगनेंसी में प्रोग्नोस्टिकेट कर पाते हैं। प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन सब के लिए क्या है ना कि हमारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, FMF की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, और दूसरी बात उसमें हम ये सब पैरामीटर्स डालते हैं, प्लस हमारा जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से हम सर्वाइकल लेंथ को कैलकुलेट करते हैं और वहाँ हम देखते हैं, और एनी सर्वाइकल लेंथ विच इज़ मोर देन 3 और 3.5 सेंटीमीटर इज़ अ गुड सर्वाइकल लेंथ। अब हमारे एंटी स्कैन में कुछ तकलीफ आई, डबल मार्कर में कुछ तकलीफ आई जी, सपोज लो रिस्क आ रहा है या इंटरमीडिएट हाई रिस्क आ रहा है या फिर इंटरमीडिएट रिस्क आ रहा है, आगे क्या करेंगे? अभी हमने सब डिटेल में ये क्या होता है, क्या चेक कर पाता है, ये बताया। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी रिपोर्ट आई है और हमको हमारे पास है हाई रिस्क और लो रिस्क। नॉर्मल लेबोरेटरीज में हाई रिस्क और लो रिस्क करके रिपोर्ट्स आती है। पेशेंट हमसे आके पूछते हैं मैडम हमारी रिपोर्ट कैसी है, तो हम बताते हैं कि आपकी रिपोर्ट अच्छी है और आपका जो बेबी है उसकी लो रिस्क आती है। मतलब ये ऐसा नहीं बताता है कि ये है कि नहीं है, दीज आर ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये सिर्फ हमको लो रिस्क की कैटेगरी में बताता है। मतलब ये जो डेवलपिंग फीटस है उसका 1 in 10,000, 1 in 50,000, मतलब 50,000 बच्चों में से एक है या 10,000 बच्चों में से एक उसकी रिस्क बताता है। और ऐसी कोई भी रिस्क जो 1 in 1000 से कम ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि लो रिस्क। वो रिपोर्ट में होता है सब, तो वो लो रिस्क हो गया। अभी 1000 से अगर उसकी अपना रिपोर्ट ऐसी आती है लाइक 1 in 250 आ रही है या एनीथिंग बिटवीन 250 to 1000, हम उसको इंटरमीडिएट रिस्क के नाम से जानते हैं। और एनी रिस्क लाइक 1 in 50, हर 50 बच्चों में से एक बच्चा, हर 100 बच्चों में से एक बच्चा, तो इसको हम हाई रिस्क बोलते हैं। अब इसमें कई बार पेशेंट बोलते हैं, बहुत कंफ्यूज होकर आते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। तो जब हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है तो इसमें हमने बहुत सारे पैरामीटर्स लिए हुए हैं। हम एक वैल्यू पे नहीं जाते, बहुत सारे पैरामीटर्स पे जाते हैं। और अगर कोई भी रिपोर्ट अगर हाई रिस्क में आता है तो हम उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए एडवाइस करते हैं। तो वो फर्दर टेस्टिंग के क्या क्या प्रकार हैं? हम लोग पेशेंट को क्या ऑप्शन देते हैं, एक इन्वेजिव और एक नॉन इन्वेजिव, जी, क्या ऑप्शन देते हैं? अभी जैसे एक बार हमारे डबल मार्कर रिपोर्ट में हाई रिस्क आया तो हम उनको रिपोर्ट एक्सप्लेन करते हैं और इनको बताते हैं कि क्योंकि ये हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है तो हमारे पास 2 तरह के टेस्ट है। एक नॉन इन्वेजिव मतलब जिसमें हम लोग कहीं सिर्फ मदर के ब्लड से टेस्टिंग कर रहे हैं, और इन्वेजिव का मतलब है कि डायरेक्ट हम बच्चे का पानी लेके टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसको हम एमनियोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं। तो जो मदर का ब्लड से लेके टेस्ट करने हैं तो वो नॉन इन्वेजिव है। इसमें हम फीटस को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं, हम लोग NIPT टेस्ट बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि मदर के ब्लड में बच्चे के सेल फ्री DNA आ जाता है। उस ब्लड, मदर का जो मैटरनल ब्लड होता है उसमें से बच्चे का सेल फ्री DNA लेके हम उसमें से टेस्टिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और अभी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो गया है, और ये टेस्टिंग से हम बेसिकली, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन ये मोस्टली डाउन सिंड्रोम के बारे में हमको ज़्यादा अच्छे से बता पाता है और ट्राइसोमी 13 और 18 के बारे में ज़्यादा बता पाता है। NIPT यूजुअली 99% केसेस में डाउन सिंड्रोम को रूल आउट कर सकता है पर कंफर्म नहीं कर सकता है। रूल आउट कर सकता है मतलब हम लोग 99 पेशेंट कंफर्म हो सकते हैं कि इस पेशेंट के बच्चे को डाउन सिंड्रोम नहीं है। NIPT का बेसिक फ़ायदा, जैसे सपना ने बताया, पेशेंट के पेट पे या यूट्रस पे या बच्चे को कोई सुई नहीं लगाते, खाली मदर का ब्लड लेते हैं, तो उससे बच्चे में होने वाली तकलीफ़ों के चांसेस कम हो जाते हैं या फिर मिसकैरेज के चांस कम हो जाते हैं। तो पहले हम लोग NIPT का एडवाइस करते हैं या पहले एमनियोसेंटेसिस का एडवाइस करते हैं? देखिए यहाँ पे है ना, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। यस, अगर कोई भी प्राइमरी पेशेंट है, पहली बार है, उनका कोई बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री नहीं है, कई बार पेशेंट बहुत एजुकेटेड है, उनको ऑलरेडी सब पता होता है, तो हम लोग NIPT ही एडवाइस करते हैं क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। और अगर NIPT में लो रिस्क आता है तो हम आगे प्रेगनेंसी में, हमारा अभी नेक्स्ट स्कैन ड्यू है, क्योंकि सिर्फ हमारा रिस्क से हम ऊपर नहीं जाते हैं। कई बार एंटी स्कैन में थिकनेस अगर ज़्यादा भी आती है तो 3 to 4 वीक्स के बाद हम फिर से बच्चे को रीस्कैन करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो थिकनेस है वो रिग्रेस हो रही है कि प्रोग्रेस हो रही है। प्लस जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो कोई दूसरी एबनॉर्मलिटीज़ बच्चे की डेवलपमेंट में हमको दिख रही है, जैसे किडनी की, ब्लैडर की, हार्ट की, तो सिर्फ रिस्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमको आगे हम उसको बढ़ने देते हैं। बट हमारे लिए यहाँ पर 20 वीक्स का जो क्राइटेरिया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे MTP रूल्स के हिसाब से जो भी एबनॉर्मलिटी है वो हमारी 20 वीक्स के पहले हमको कन्फर्म हो जानी चाहिए और डिटेक्ट हो जानी चाहिए।
तो NIPT में अगर लो रिस्क आया तो हम लोग बच्चे को मदर को रीएश्योर कर सकते हैं कि 99% चांस है कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम नहीं है। राइट। अब अगर NIPT पॉजिटिव आता है, मतलब उसमें हाई रिस्क आता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? NIPT हाई रिस्क आता है तो हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। यहाँ पे काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि क्या है, इसमें पेशेंट का खर्चा भी हो रहा है। पहले उन्होंने एंटी स्कैन करवाया, फिर डबल मार्कर टेस्ट करवाया, फिर NIPT कराया। पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो रहा है, घबरा रहा है, हम कितने टेस्ट कराएं। तो हाई रिस्क आता है तो हम उनको समझाते हैं कि बाकी सब पैरामीटर्स हम देखते हैं कि उनके कैसे हैं। अगर नेजल बोन, डक्टस विनोसर, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उनका कोई प्रीवियस फैमिली में या प्रीवियस कोई बच्चे में इशू नहीं है, तो हम उनको एक ऑप्शन देते हैं कि अगर उनको इन्वेजिव टेस्टिंग के लिए जाना है तो वो एमनियोसेंटेसिस के लिए जा सकते हैं। जो हमारी नंबर 2 टेस्ट हो गई वो इन्वेजिव टेस्ट हो गई, जिसमें हम लोग पेट पे से सुई डाल के सिर्फ बैग ऑफ वाटर, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वहाँ से हम डायरेक्ट बच्चे के थैली में से पानी लेते हैं और उसको हम टेस्टिंग के लिए बोलते हैं। और ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली क्रोमोसोम्स है उनको हम स्टडी कर पाएंगे। लेकिन ये पेशेंट की चॉइस है कि उनको ये करवाना है कि नहीं। अगर NIPT में हाई रिस्क आता है तो दूसरा एक ऑप्शन है कि 18 to 20 वीक्स पे जो जेनेटिक सोनोग्राम होता है या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो हमारी सोनोग्राफी करते हैं, उसको भी साथ में लेके चलते हैं। एमनियोसेंटेसिस करने के बाद मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा सा 2 से 4% रहता है। अगर पेशेंट ने IVF करवाया है, बहुत प्रेशस प्रेगनेंसी है, तो हम लोग NIPT करने के बाद रुक जाते हैं। और NIPT में अगर नेगेटिव रिस्क या लो रिस्क आता है तो हम कुछ नहीं करते। लेकिन NIPT में अगर हाई रिस्क आता है तो पेशेंट को या तो एमनियोसेंटेसिस का ऑप्शन देते हैं, या फिर जैसे सपना ने बोला 16 to 18 वीक्स में हम लोग जेनेटिक सोनोग्राम का ऑप्शन देते हैं। हालांकि एमनियोसेंटेसिस 100% कन्फर्मेटरी है, लेकिन हमने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि एमनियोसेंटेसिस करने के बाद 100 में से कुछ 1, 2, 4 केसेस में उसको 5वें, 6ठे, 7वें महीने पे प्रीटर्म डिलीवरी होके एबॉर्शन या प्रीटर्म डिलीवरी हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा केसेस में अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो हम लोग एमनियोसेंटेसिस एडवाइस नहीं करते। हालांकि एमनियोसेंटेसिस और NIPT का कॉस्ट लगभग पेशेंट को सेम पड़ता है। अच्छा, ये बताओ, कोई पेशेंट बोले कि मेरे को NIPT नहीं कराना है, डायरेक्ट एमनियोसेंटेसिस कराना है, तो करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बोले हमको डबल मार्कर नहीं करवाना, डायरेक्ट NIPT करवाना है, तो करवा सकते हैं? हालांकि स्टेप बाय स्टेप जाना ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन वो करवा सकते हैं। और कई बार लोग डबल मार्कर के लिए लेट भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो 13 वीक 6 डेज का कट ऑफ है, तो अगर वो लेट हो गए तो हम लेट फॉर डबल मार्कर बोलते हैं। और फिर हम उनको नेक्स्ट लेवल क्वाड्रपल टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, कंबाइंड इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट में। लेकिन अगर उनको NIPT के लिए जाना है तो वो भी कर सकते हैं। कोई पेशेंट अगर एंटी स्कैन नहीं करवाना चाहता है तो फिर उसके लिए कोई अल्टरनेटिव है? एंटी स्कैन तो हम लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि इसमें हम मेजर एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट बुकिंग में ही 16, 17, 18 वीक्स पे आ रहा है, फर्स्ट टाइम ही डॉक्टर के पास वो इतने वीक्स पे आ रहा है, तो सबसे पहले हम अपने रूटीन स्कैन में ग्रोथ और जनरली हार्ट बीट और रूटीन चीज़ें चेक कर लेते हैं, और हम 18 to 20 वीक्स का उनका एक स्कैन करवाते हैं टू रूल आउट द मेजर एबनॉर्मलिटीज़। फिर वो स्कैन के बाद जैसे अगर वो डबल मार्कर के लिए लेट हो गया, तो ऐसा कुछ दूसरा कोई मार्कर है जो हम लोग 14 सेकंड डबल मार्कर टेस्ट तो हमारा 14 वीक के बाद हम नहीं करते हैं, 13 वीक 6 डेज राइट। जो 13 वीक 6 डेज की हम शुरू से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लेट है तो हम उनको क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट के लिए एडवाइस कर सकते हैं, जो 16 वीक्स से 20 वीक्स के बीच में हम कभी भी कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रपल मार्कर मतलब क्या, उसमें क्या क्या टेस्ट करते हैं? डबल मार्कर और क्वाड्रपल मार्कर ये दोनों ही ब्लड टेस्ट है। डबल में हम 2 हार्मोन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, पैप ए और फ्री बीटा एचसीजी, और जो क्वाड्रपल मार्कर है उसमें हम 4 हार्मोन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए उसको नाम से ही समझ सकते हैं। और उसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है अल्फा पीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल, और आप बताएंगे 2 और कौन से? और ये जो आपने बोला पैप ए और वो बीटा एचसीजी, राइट। अच्छा, ये क्वाड्रपल मार्कर की सेंसिटिविटी डबल मार्कर से कम होती है, इसलिए हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि पेशेंट अगर हमारे पास पहले है तो डबल मार्कर में लगभग 97 to 98% सेंसिटिविटी होती है, और क्वाड्रपल मार्कर में लगभग 90 to 93% की सेंसिटिविटी होती है। कुछ ना करवाएं, उससे बेहतर है कि क्वाड्रपल मार्कर करवा लें, लेकिन अगर हमारे पास चॉइस है तो डबल मार्कर इज ऑलवेज बेटर देन क्वाड्रपल मार्कर। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि अगर पेशेंट बोले कि हमको ये डबल मार्कर नहीं करवाना है, क्वाड्रपल मार्कर नहीं करवाना है, तो फिर हम लोग कैसे काउंसल करते हैं पेशेंट को? नहीं, इट इज़ पेशेंट्स चॉइस। हमारा काम है काउंसलिंग करना, इसलिए इसमें सब पे प्री टेस्ट काउंसलिंग के नाम से ये चीज़ जाना जाती है।
और इसमें हम बताते हैं कि ये सब हो सकता है, इट इज़ देयर चॉइस कि उनको ये करवाना है कि नहीं, बट ऑफकोर्स सोनोग्राफी के लिए हम डेफिनेटली उनको अश्योर करते हैं कि ये करवाना चाहिए। देखिए, आपका, मेरा और सपना का और हमारी उम्र के लोगों का जब जन्म हुआ था तब ना तो सोनोग्राफी होती थी, ना ये डबल मार्कर क्वाड्रुपल मार्कर ऐसी कुछ चीज़ें होती थी। फिर भी लगभग सारे लोग ठीक ही होते हैं। हम लोग पेशेंट को ऐसा काउंसिल करते हैं कि करवाएंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं करवाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। हालांकि एल्डरली एज ग्रुप को तो कंपलसरी करवाना ही चाहिए, लेकिन बाकी सब भी करवाएं तो बेहतर रहेगा। अच्छा, ये एंटी स्कैन और डबल मार्कर की कुछ एक्यूरेसी रेट, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी के बारे में कुछ बताएं, कितना परसेंटेज केसेस में हमको एक्यूरेट पता चलता है? जैसे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी में अगर हम सिर्फ नेजल बोन और एंटी की बात करें, अगर दोनों पैरामीटर्स हमारे नॉर्मल है तो इसका जो डिटेक्शन रेट होता है वो हमारा 85 to 90% होता है। खाली आप एंटी स्कैन का बता रहे हैं? हाँ, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसमें और भी मार्कर्स ऐड ऑन कर देते हैं, Nasal जैसे अभी bone आजकल हो रहा है डक्टस विनोसस का जो पैरामीटर है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है, तो ये हमारी सेंसिटिविटी को बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पे सेंसिटिविटी का मतलब है कि हमारा डिटेक्शन रेट, कि कितना हम एबनॉर्मलिटी को पिकअप कर पाते हैं, और यही चीज़ जब हम डबल मार्कर टेस्ट के साथ कैलकुलेट करके रिस्क जनरेट करते हैं तो दिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट गिव्स अस 95% सेंसिटिविटी विथ 3% फॉल्स पॉजिटिव रेट। हालांकि सपना ने बोला ये जो एंटी स्कैन में जो सॉफ्ट मार्कर्स करते हैं उसके लिए एक हाईली क्वालिफाइड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट जिसने पूरी जिंदगी खाली सोनोग्राफी की है, वैसा आदमी चाहिए। एक आम गायनेकोलॉजिस्ट जो खाली पेशेंट का स्कैन करता है वो नहीं कर सकता है अनलेस कि उसने स्पेसिफिक ट्रेनिंग ली हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटी लेने के लिए एक स्पेसिफिक एंगल पे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक प्लेन पे एंटी लेना होता है। थोड़ा सा भी 1-8 मिलीमीटर भी दर्द हो जाता है तो एंटी बराबर कैलकुलेट नहीं होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आम रूटीन गायनेकोलॉजिस्ट एंटी नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए पेशेंट का फ्यूचर प्रोग्नोसिस को जानने के लिए। अच्छा, मेरे को ये बताओ, किसी को अगर एंटी ज़्यादा है तो वो अगली प्रेगनेंसी में भी एंटी ज़्यादा आने के चांस हैं क्या? नहीं, यही बात है कि हम इसमें फैमिली हिस्ट्री को साथ में लेके चलते कि लास्ट प्रेगनेंसी में उनको कोई डाउन सिंड्रोम का हाई रिस्क फैक्टर आया था। एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट, बट अगर लास्ट प्रेगनेंसी में कुछ इशू है तो उनको सेकंड प्रेगनेंसी प्रॉपरली प्री कंसेप्शनल विटामिन के साथ ही प्लान करना चाहिए। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी लिखते हैं, कुछ न्यूक्ल फोल्ड थिकनेस लेते हैं, क्या वो सेम है या डिफरेंट है? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि एंटी की जब हम बात करते हैं 11 वीक से 13 वीक 6 डेज के बीच में अगर हम वो थिकनेस को मेजरमेंट ले रहे हैं मिलीमीटर्स में, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी थिकनेस। बट एक बार अगर वो 14 वीक्स क्रॉस कर देता है तो देन वी टॉक अबाउट न्यूक्ल फोल्ड की थिकनेस की बात होती है, देन इट इज नो लॉन्गर एंटी। अच्छा, ये एंटी स्कैन और एनोमली स्कैन में क्या फ़र्क है? जो आपने जेनेटिक सोनोग्राम का बात किया, वो और एंटी स्कैन ऑलमोस्ट सेम है। अगर पेशेंट बोले सर मैं जेनेटिक सोनोग्राम या एनोमली स्कैन नहीं कराऊँ, चलेगा? देखिए, एनोमली स्कैन का टाइम पीरियड एक टोटली अलग है। अगर किसी का प्रेगनेंसी में कोई भी स्कैन नहीं हुआ है तो हम 20 वीक्स के पहले उसका 18 to 20 वीक्स के आसपास स्कैन करवाएंगे, क्योंकि हमको मेजर एबनॉर्मलिटीज़ को रूल आउट करना है। लेकिन जिनका एंटी और डबल मार्कर टेस्ट हो चुका है और उनकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन टेस्ट सब नॉर्मल है, तो हमारी प्रेफरेंस रहती है कि हम 22 to 24 वीक्स के आसपास या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जैसे 18 to 22 वीक्स के आसपास बताते हैं, क्योंकि तब तक हार्ट का और किडनी का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए अगर एक भी स्कैन नहीं हुआ है तो 20 वीक्स के पहले होना चाहिए, और अगर आगे के स्कैन हो भी रखे हैं तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जिनके हम भेज रहे हैं उनकी एक प्रेफरेंस होती है, उस रेंज में हम उनको भेजते हैं। अगर पेशेंट बोले सर हमको सोनोग्राफी नहीं करवानी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमको खाली एक ही सोनोग्राफी करवानी है, तो आप कौन सा स्कैन एडवाइस करेंगे? 18 to 20 वीक स्कैन। एंटी स्कैन नहीं एडवाइस करेंगे? बट हाँ, अगर वो एंटी स्कैन के टाइम पीरियड में है तो हम एडवाइस करेंगे, बट 20 वीक्स के आसपास ही हमको किडनी और हार्ट का डेवलपमेंट भी चेक करना पड़ेगा। सपना जो बार बार 18-20 वीक्स पे किडनी, हार्ट और ब्रेन का डेवलपमेंट बोल रही है, उसको हमारी मेडिकल भाषा में इवॉल्विंग एनोमलीज बोलते हैं। बच्चे का एक बार ऑर्गन हमको 13 वीक्स पे दिख जाता है, लेकिन उसका ग्रोथ और इवॉल्व कैसे होता है वो हमको 18, 20, 21 वीक्स पे पता चलता है। इसलिए ये दोनों स्कैन जरूरी है, हालांकि दोनों स्कैन अलग अलग हैं। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि बहुत सारे डाउन सिंड्रोम के बच्चों में स्ट्रक्चरल एनोमलीज नहीं दिखती, राइट, इसलिए हमको ये डबल मार्कर कराना जरूरी है। क्या ये सही बात है? यस, डाउन सिंड्रोम के जो ये है उनमें क्या होता है, दे आर वेरी नॉर्मल लुकिंग बेबीज, और ओवरऑल जब उनका बॉर्न होते हैं और जब उनका डेवलपमेंटल डिले होता है तब एक्चुअली हम उनको डायग्नोस कर पाते हैं। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज में ये लोग एंटी स्कैन बाद में करते हैं, पहले ये लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, क्यों ऐसा?
अभी आइडियली हम जो बात कर रहे हैं ना, जो हमारे डबल मार्कर के जो 2 हार्मोन्स की टेस्टिंग है वो हम 10-11 वीक से ही कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो पहले वो हार्मोन्स का टेस्टिंग कर लेते हैं और बाद में एंटी स्कैन, क्योंकि एंटी स्कैन की पैरामीटर्स के साथ जोड़कर ही हमारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड स्क्रीनिंग का रिपोर्ट जनरेट होता है, राइट। लेकिन इंडिया में क्या है कि हम लोग पहले एंटी स्कैन कर रहे हैं। सपोज कोई बच्चे में मेजर एबनॉर्मलिटी है, लाइक उसको एनेनकेफेली है, उसका स्कल का बोन ही नहीं बन रहा है, या ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, या न्यूरल ट्यूब, बड़ा मेजर सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो हम उनका क्यों डबल मार्कर टेस्ट करवाएं। फॉरेन कंट्रीज में सारी चीज़ें सब्सिडाइज होती है, गवर्नमेंट पैसे देती है, पेशेंट को पैसे नहीं खर्च करना पड़ता है। जैसे यूके में NHS हो गया, तो उनका सबका ये प्रोटोकॉल फिक्स ही होता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को पैसे खुद खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए हमको पहले देखना पड़ता है कि सही में इसको डबल मार्कर की ज़रूरत है। अगर जैसे सपना ने बोला बच्चे का माथा ही नहीं है, एनेनकेफेली एक्रेनिया है, तो उस बच्चे में हम लोग डबल मार्कर करा के करेंगे क्या, क्योंकि वैसे भी वो प्रेगनेंसी टिकने नहीं वाली है, तो उसको हमको अबॉर्ट ही करना पड़ेगा, MTP करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में हम लोग ये करते हैं। तो सीक्वेंशियल स्क्रीनिंग के बारे में कुछ बताएं। जी, सीक्वेंशियल स्क्रीनिंग का मतलब है कि सबसे पहले हम एंटी स्कैन करवाते हैं, उसके बाद हम डबल मार्कर टेस्ट करवाते हैं। और अभी हमारे जो क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट की बात करिए कि कई कपल्स बोलते हैं कि हमको नेक्स्ट सीक्वेंशियल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट आ गया। हालांकि वो कम, जो अगर पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं तो क्वाड्रपल में हम इतना नहीं जाते हैं। फिर 18 वीक्स के आसपास जेनेटिक सोनोग्राम और एनोमली स्कैन होता है। किसी रेडियोलॉजिस्ट ने एंटी स्कैन करके बोल दिया कि आपका डाउन सिंड्रोम का रिस्क आपका इंटरमीडिएट है, पेशेंट घबरा के हमारे पास आया, IVF प्रेगनेंसी है, पेशेंट की एज 37-38 ईयर्स के आसपास है, आप पेशेंट को क्या काउंसिल करोगे? सबसे पहले मैं रिपोर्ट को देखूंगी। ठीक है। रिपोर्ट में उसका नेजल बोन दिख रहा है कि नहीं, और एंटी स्कैन का थिकनेस कितना है और कितने परसेंटाइल पे फॉल कर रहा है। अगर वो बिल्कुल 95 परसेंटाइल के अंदर ही फॉल कर रहा है तो इट इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है तो डाउन सिंड्रोम का रिस्क, क्योंकि दिस इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर, और वो एक्सपोनेंशियली, जैसे आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि वो बढ़ता, बहुत हाई बढ़ता है, तो एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे हम नहीं जा रहे। इसके अलावा हमारी पैप और बीटा एचसीजी की जो मॉम वैल्यूज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियली ये जो वैल्यूज़ होती है अराउंड 1 के आसपास हम बोलते हैं यूप्लॉइड फीटसेस, नॉर्मल फीटसेस में, बट ये बहुत वेरिएबल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम में नॉर्मली जो बीटा एचसीजी की वैल्यूज़ होती है वो डबल या ट्रिपल हो जाती है, और पैप की वैल्यूज़ जो होती है वो डाउन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हम साथ में देखते हैं। और हमारे जो एडिशनल मार्कर्स जो अभी आ गए हैं, डक्टस फिनोसिस का फ्लो, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ों को हम देख के उनको काउंसिल करते हैं। पेशेंट की काउंसलिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसने रिस्क लिखा है 1:250, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंट को समझानी है कि 249 बच्चे अगर उनके जैसे होंगे तो उनमें डाउन सिंड्रोम नहीं होगा, एक ही बच्चे में होगा, मतलब फिर भी डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर 1:50 लिखा है फिर भी मैं बोलूँगा 49 बच्चों में नहीं होगा, एक ही बच्चे में डाउन सिंड्रोम होगा। इसलिए पेशेंट को पहली बात तो रीअश्योर करना बहुत ज़रूरी है, पैनिक नहीं करे, उसको करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हम लोग ऐसे पेशेंट्स में NIPT करेंगे, और जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है लगभग सारे पेशेंट्स में NIPT नॉर्मल आता है। अगर NIPT में भी प्रॉब्लम आया तो फिर हम उसको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप एमनियोसेंटेंसिस कराओ या फिर आप जेनेटिक सोनोग्राम कराओ। हालांकि अगर बहुत प्रेशस प्रेगनेंसी है, मल्टीपल मिसकैरेजेस हैं या मल्टीपल बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री के बाद पेशेंट को बच्चा रुका है, तो एमनियोसेंटेंसिस थोड़ा सा पेशेंट हिचकता है कराने में, और उस केसेस में हम लोग जेनेटिक सोनोग्राम कराने का एडवाइस करते हैं। इस केस का डिस्कस करने का हमारा लबालब ये था कि हर एक केस को इंडिविजुअलाइज करना है, खाली एंटी स्कैन या खाली डबल मार्कर की रिपोर्ट पे हम लोगों को नहीं रिलाई करना है। एज ए पेशेंट को एज ए होल हमको उसकी पूरी हिस्ट्री करके पेशेंट को काउंसिल करना है। आप इस आखिरी में हमारे व्यूअर्स को एंटी स्कैन के और डबल मार्कर के बारे में कुछ टेक होम कैरी होम मैसेजेस बताएं। जी, एंटी स्कैन ज़रूर से करवाना चाहिए। वो आपको ऐसे पेरेंट्स भी आपको पता होना चाहिए कि हम ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं। और डबल मार्कर टेस्ट को अगर कंबाइन करा जाए तो जो डिटेक्शन रेट है वो 95% होता है। इसलिए दोनों ये बहुत अच्छे टेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एडवाइस करते हैं कि इसको कराना चाहिए। NIPT एक्सपेंसिव टेस्ट है। NIPT एमनियोसेंटेंसिस को ऑलमोस्ट चांसेस मिनिमाइज कर देता है, और लगभग हम लोग सारे पेशेंट्स अभी एमनियोसेंटेंसिस से हम लोग NIPT पे शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट मेरे को आखिरी में याद आया, अगर ट्विंस बच्चे हैं तो उसमें हमारा ये एंटी स्कैन डबल मार्कर NIPT काम करेगा?
नहीं, उसका अलग प्रोटोकॉल्स हैं उनके। ऑफ कोर्स एंटी स्कैन तो हमको करना ही है, क्योंकि ट्विंस बच्चे हैं तो हमको एबनॉर्मलिटीज़ को, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ को रूल आउट करना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नंबर 1 है। प्लस ट्विन प्रेगनेंसी में जो पहली 3 महीने की जो सोनोग्राफी है 12 वीक्स की, वो हमारे फर्दर जो हमारा डेवलपमेंट होने वाला है, मैटरनल प्रोग्नोसिस, किस टाइप की ट्विन प्रेगनेंसीज और हमारा पूरा मैनेजमेंट है, वो भी हमको डायग्नोस करके देगा। दूसरी चीज़ है कि डबल मार्कर टेस्ट करवाते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, कुछ के वैनिशिंग ट्विंस होते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये रिपोर्ट्स थोड़े से ऑल्टर हो जाते हैं, तो वो तो फिर अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट के थ्रू उनको काउंसलिंग लेनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग अर्ली प्रेगनेंसी में सपोर्ट के लिए एचसीजी का इंजेक्शन देते हैं, ह्यूमन कोरिनिक गोनाडोट्रोपिन। जी। तो क्या वो इंजेक्शन आपका ये बीट फ्री बीटा एचसीजी की रिपोर्ट को इफेक्ट करेगा? वो कर सकता है, इसीलिए जो हमारा डबल मार्कर का फॉर्म होता है, और एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन हमको ये पता होता है कि अभी उनका डबल मार्कर टेस्ट कराना है, तो वो इंजेक्शन और ब्लड टेस्ट के बीच में मिनिमम हम 8 to 10 डेज का गैप रखते हैं। ठीक है, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमको जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते।